बहुत सारे लोगों ने अपने सैर तफरी और शौक़ को एक तरह से साइड पर कर दिया है क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत है, मुश्किलात बहुत हैं और ज़िम्मेदारियां सबकी बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पेट्रोल की प्राइसेस की, उसके बाद तो कहीं जाना या रोड ट्रिप के बारे में सोचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लग्जरी ट्रैवल पे वैसे ही बहुत सारे टैक्सेस लग गए हैं, तो शायद जो यंगस्टर्स हैं अगर वो सैर व तफरी का शौक़ रखते हैं तो वंस अगेन दे हैव टू गो बैक टू देयर बैक पैकिंग डेज़, जब आप हॉस्टल्स में रुक जाते हैं और आप कम खर्च के साथ अपने सैर और तफरी को और अपने ट्रैवल के जो शौक़ को पूरा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद ताहिर, जिनका भी यही शौक़ है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90 दिन के अंदर उन्होंने ही हैज़ हिच हाइक एंड बैक पैक थ्रू 7 कंट्रीज़। यहाँ पे आपको बताते चलें, ये बिलखुसूस यहाँ पे मिडल ईस्ट की बात की जा रही है, पाकिस्तान से दुबई और फिर ओमान, सऊदीया, कतर, बहरीन, जॉर्डन और ईरान। इन्होंने तकरीबन ये 2300 किलोमीटर की जो यानी 2300 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, पर्शियन गल्फ से लेकर फिर ईरान टू गल्फ टू ओमान एंड द अरेबियन सी, पसनी पाकिस्तान। ये जो हमारे लिखने वाले हैं वो अपनी अंग्रेज़ी और अपनी उर्दू लिख रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह जी ये इन्होंने पूरा का पूरा सफ़र किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर। आइए इनसे पूछते हैं इनके सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका ताल्लुक लियाकतपुर साउथ पंजाब से है? जी जी जी। तो ये कैसे शौक़ हुआ और फिर फाइनली आपको इतना टाइम एंड स्पेस, क्योंकि कई लोगों के बहुत सारे मशगले या हॉबीज़ होती हैं लेकिन वक्त ही नहीं मिलता उनको, आपने ये वक्त कैसे निकाला 90 डेज़? बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और जब इंजीनियरिंग कर ली तो उसके साथ साथ मैं थोड़ी ट्रैवलिंग स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि मुझे ज़्यादा शौक़ जो है ना ट्रैकिंग, हाइकिंग और माउंटेनियरिंग का है। तो जब उस शौक़ को एक्सप्लोर करने के लिए मैं नागा पर्वत पे गया, फिर K2 बेस कैंप, शिमशाल पास ट्रैक्स किए, तो मुझे मेरा शौक़ बढ़ता गया। फिर एक ऐसी स्टेज आई कि मुझे वो शौक़ कंटिन्यू करने के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अपना पैशन फॉलो करना पड़ा। अरे इससे घर की तरह से बैकलैश नहीं आया? लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई खर्चे भी हैं, आप तो निकल जाएंगे सैर सपाटे को, पीछे के लोग क्या करें घर वाले? बिल्कुल, घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से बड़ा प्रेशर आया था, उसको बड़े कंट्रोल करके मैंने उनको कहा मुझे 1 साल का टाइम दे दे। हाँ। अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए साथ में इनकम रिसोर्स जनरेट करता हूँ तो फिर मुझे तो खुशी होगी कि मैं एक उस फील्ड में जा रहा हूँ कि जो फील्ड उस टाइम नहीं थी, 2013-14 की बात है। बट मैंने उसके बाद सफ़र स्टार्ट किया, पाकिस्तान पूरा पहले एक्सप्लोर किया, गिलगित से लेके हुंजा, स्कर्दू, सारी वैलीज़ में ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग की और उसके बाद गवादर तक। और फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान तो देख लिया, अब बाहर भी कुछ सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि आमतौर पे जब हम हिच हाइकिंग या बैक पैकिंग के बारे में सुनते हैं तो लोग अमेरिका, यूरोप यानी जो डेवलप ममालिक है जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का कल्चर भी मौजूद है, जिन ममालिक का आपने इंतखाब किया, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहाँ पे तो आम सयाह भी अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर महफूज फ़ील करता है। फिर हिच हाइकिंग या कम वसाइल में इस पूरे स्ट्रेच को कवर करना, लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते थे और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे? क्या आपको कुछ मुश्किलात आई? जी जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। स्पेशली जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी तो मैंने तकरीबन 1 साल पहले से वर्किंग स्टार्ट कर दी, वीज़ाज़ को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, सारे वीज़ाज़ अप्लाई किए, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर नेक्स्ट स्टेप था फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, उसकी वजह से बेनिफिट मिला कि सारे वीज़ाज़ ईज़िली मुझे मिल गए। और फिर जो मेन चैलेंज आता है आपको ट्रैवलिंग में, हिच हाइकिंग में, कि लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि ईरान जैसा कंट्री कि बहुत डेंजरस है, उधर ना जाएं, उधर के हालात इस तरह हैं, ये चीज़ें हैं। बट मैं पर्सनली इतने लोगों को पाकिस्तान में मिला हूँ जो ईरान से ट्रैवल करके आए हैं, उनको होस्ट किया अपने घर में, तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा सेफ़ है, कोई मसला नहीं। फिर मैं जब ट्रैवल करके हिच हाइकिंग और बैक पैकिंग की तो आपको बिल्कुल रैंडम लोग मिलते हैं और इतने खुश अखलाक और इतनी हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर होती है। वो आपको घर में दावत देते हैं, वो आपको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और वही हॉस्पिटैलिटी जो हम पाकिस्तानी फॉरेनर्स को देते हैं वो हमें उधर जाकर मिलती है। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया ये एक्सपीरियंस। और इससे पहले भी मैंने रशिया में हिच हाइकिंग की थी, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी था जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और इन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे सऊदीया और गल्फ़ साइड पे लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं और वो मेहमानों को देख के इतना खुश होते हैं कि जैसे उनके लिए कोई ब्लेसिंग आ गई है। मुझे बताएं कि आपने ईरान का जिक्र किया, सऊदी का जिक्र किया, बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए आज भी ये बड़ी हैरत की बात मुझे लगती है, लेकिन ये ख़ित्ता बहुत पुरसरार है, बहुत मिस्ट्रीज़ में डूबा हुआ है। आपका अपना परसेप्शन इनके बारे में कैसे बदला? यानी या तो तासुर ये है कि ये गैर महफूज हैं, या ये समझा जाता है कि बहुत ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव हैं। एक सयाह के तौर पे जब आप इनको एक्सप्लोर कर रहे थे तो इंटरेस्टिंग क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके?
इसमें बिल्कुल ऐसे ही था कि मैं जब जा रहा था तो मैं खुद भी डरा हुआ था कि आजकल उधर प्रोटेस्ट भी हो रहे थे पिछले 3-4 महीनों से। लेकिन पर्सनली जब मैं पहला दिन उधर पहुंचा हूं और मेरा वो सारा मिसकंसेप्शन सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और जब मैं लोगों के घरों में गया हूँ, उनसे मिला हूँ, उनसे आप जानते हैं उनका कल्चर, उनका फूड, उनके ट्रेडिशंस, वो किस तरह से रहन सहन कर रहे हैं, तो उससे मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया और मुझे पता चला कि ये लोग तो बड़े मेहमान नवाज हैं और ये इतनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। सिर्फ उन पे जो पाबंदियाँ और चीज़ें हैं उन्होंने उनको जकड़ के रखा हुआ है, वरना वो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी घूमना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पे सऊदीया में इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मैं मक्का में, मदीना में उम्रा भी किया और फिर मैंने वहाँ से बाय रोड जॉर्डन का सफ़र किया। जॉर्डन में पेट्रा और वो सारी जगह हिस्टोरिकल 2000 से 3000 साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है। फिर ईरान में इसी तरह से बहुत सारी जगह ऐसी हैं। एक प्रोविंस है ईरान का खुजिस्तान, उसमें शुश्तर और शुश वो जगह है जहाँ आर्यन और 2000 से लेके 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो वो सारा एरिया मैंने एक्सप्लोर किया और उधर जाकर लोकल लोगों से मिला, तो मेरे तो बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की तरह बाकी मुल्क भी सेफ़ हैं। ये सिर्फ जो है ना मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, समटाइम वो इस तरह की न्यूज़ क्रिएट कर देता है, वो अपने ही एंगल से चीज़ों को देखता है और वो एक अभाम पैदा करता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, आपने जो बजट बनाया होगा अपने ट्रैवल के लिए, आप कितना अफेक्ट हुए उससे ताहिर? मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो लोग बिलीव नहीं करते, बट मैं अपने साथ $2000 लेके गया था कैश अमाउंट में, और उसमें से भी $500 अभी मेरे पास बच गए हैं। $1500 टोटल मैंने 3 मंथ्स में खर्चा किया, जिसमें कि 2 फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड हैं। बाकी सारा रोड ट्रिप था, उसमें मैं कभी बस में, कभी ट्रक में, कभी कार में, कभी ट्रेन में, और वन टाइम मैंने बोट पे भी सफ़र किया। एक आइलैंड है हरमोज़ आइलैंड जो कि ईरान के बंदर अब्बास के करीब है और बहुत ही खूबसूरत है, और इतने ट्रेजर उसके अंदर छुपे हुए हैं कि मैं 2 दिन में उसको एक्सप्लोर किया, बड़ा मज़ा आया। तो ये सारा तो सफ़र था। इसमें रहने करने का खर्चा अपना कैसे निकाला, और ख़ास तौर पे जब आप हिच हाइकिंग या बैक पैकिंग करें, वही जो मेरा पहला सवाल था। यूरोप में तो देखिए आपको बजट होटल्स और हॉस्टल्स मिल जाते हैं, लेकिन इन इलाकों में शायद इस तरह सयाह या हिच हाइकर्स आते भी नहीं हैं, तो फिर आपने रहने करने का आपने इंतज़ाम कैसे किया? इसमें यह है कि ईरान में तो कोई मसला ही नहीं हुआ। काउच सर्फिंग एक वेबसाइट और ऐप है जिसके थ्रू आप अपने लोगों को अपने घर में होस्ट कर सकते हैं, इसी तरह वो लोग आपको भी होस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये 3-4 साल से इस्लामाबाद में कर रहा था, तकरीबन 70 ममालिक से मैंने 250 से ज़्यादा लोगों को होस्ट किया है मुख्तलिफ़ कंट्रीज से। तो जिसकी वजह से वो एक नेटवर्किंग मेरी बनी हुई थी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ और उससे मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गया सऊदीया में ख़ास तौर पे, क्योंकि सऊदीया में हॉस्टल्स नहीं हैं और होटल्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसी तरह ओमान में भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, जॉर्डन में। तो वहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि काउच सर्फिंग से लोग मिल गए, फिर हिच हाइकिंग एक्सपीरियंसेस से कई लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं जो आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ चलें। अच्छा, मुझे बताएं, यूरोप में तो ख़वातीन भी हिच हाइकर्स एंड बैक पैकर्स आपको बहुत नज़र आती हैं, और आमतौर पे अब लड़कियां और जो कॉलेज एज के लोग होते हैं जनरेशन जी में यूजुअली दे प्रेफर सच एडवेंचर्स। लेकिन जिस खित्ते को आपने एक्सप्लोर किया, क्या आप समझते हैं वहाँ पे ख़वातीन बैक पैकिंग और हिच हाइकिंग कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मैं 2-3 लोगों से मिला हूँ, ब्राज़ील से आए हुए थे और उनको मैंने पाकिस्तान में होस्ट किया था और वो मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने फ़ौरन प्लान बनाया कि हम भी आपके साथ पीछे आएंगे। तो वो फिर सऊदीया आए और वो दोनों, एक फ़ीमेल थी और एक मेल थे। इसके साथ एक ईरान से फ़ीमेल आई हुई थी, वो सऊदीया में ट्रैवल कर रही थी सोलो। तो उनका भी परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि ईरान और सऊदीया के मतलब आपस में वो बहुत एक दूसरे को समझते हैं दुश्मन, लेकिन वो लोग भी ट्रैवल करके उधर से गए। यूरोपियंस भी मैंने देखे बहुत ज़्यादा लोग। तो आजकल एक ये ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग चाहते हैं कि वो सोलो बैकपैकिंग और हिचहाइकिंग करें, जिससे ज़्यादा आपको ना क्लोजली उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस उनको। बट गॉड फॉरबिड, अगर आप किसी भी ऐसे मुल्क में हो जहाँ से आप हिचहाइक कर रहे हैं और आपको कोई हादसा आपके साथ हो जाए, खुदा न खासा आपको या तो किसी की मदद की ज़रूरत पड़े या तिब्बी मदद की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? और उसके लिए वसाइल मौजूद होते हैं? हाउ डू यू रीच आउट देन? उसमें फिर ये होता है कि हमारे पास बैकपैक के अंदर फ़र्स्ट एड किट होती है, इसके अलावा मेडिसिन होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जिससे हम अपने आप को सेफली उस टाइम पे टैकल कर सकते हैं। बाकी रेस्क्यू और उस एमरजेंसी की सिचुएशन में फिर हमारे पास रेस्क्यू नंबर्स होते हैं, हम उन पे कांटेक्ट चलते हैं। तो वो ईरान में जिस तरह हूँ मैं, तो मैं जब पहुँचा था तो मैंने अपने जितने ईरान के लोकल्स लोग थे उनसे कांटेक्ट था मेरा, उनको अपना नंबर शेयर कर दिया व्हाट्सएप डिटेल कि मैं इस सिटी में हूँ,
ताकि अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको पता हो मेरी लोकेशन का, मेरे एरिया का। इसी तरह जिस भी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ कोशिश करते हैं कि हम लोगों को पहले से बता दें कि हमारा ये रूट है और इस रूट से हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि सम टाइम आपको नहीं पता, आप रात स्टे अगर प्लान कर रहे हैं इस्लामाबाद से कराची का, तो आपको हो सकता है कराची पहुंच ही ना सकें, आपको रास्ते में लाहौर स्टे करना पड़े या कहीं और, तो इसलिए आपको इट्स गुड टू हैव अ नेटवर्क। जिस तरह आप आमतौर पर देखते हैं कि अगर कोई आप राइड भी हेल करते हैं, कोई टैक्सी राइड आप हेल करते हैं, उसका भी अपना रूट बता देते हैं, तो इट्स गुड टू हैव एटलीस्ट अ फ्यू पीपल इन्फॉर्म, वरना खुदा ना खासा पीछे घर वाले या कोई ना कोई आपके लिए परेशान हो रहा होगा। तो आप अपना थोड़ा सा ये, ठीक है हिच हाइकर्स में जैसे इन्होंने कहा कि प्लान मिनट मिनट पे बदल रहा होता है, अगर हो सकता है कल से आज पहुँचना है तो लेट हो गए जी, गाड़ी नहीं मिली, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो डिलेज़ आ सकते हैं, बट यू मस्ट have a concrete plan, have some support groups. Thank you so much Tahir for sharing your journey with us और wish you all the best। आपकी next endeavors जो भी होंगी, next travels जो भी हों, उनके बारे में भी हमें बताइएगा।